फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड्स हमारी मिड कैप कैटेगरी के अंदर। मिड कैप्स आपको पता है लार्ज कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के बीच में आते हैं। आपको रिस्क और रिटर्न्स दोनों का ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है। इसके अंदर आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज 101 से 250 रैंक की होती हैं, मोस्टली यही कॉन्स्टिट्यूंट होता है आपके मिड कैप फंड्स के अंदर। अगर हम बात करें एच मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, दोनों ही काफी पॉपुलर फंड्स हैं, काफ़ी टाइम से हमारे पास है। अगर हम फंड की एज देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स एंड 8 मंथ्स, दोनों की ही एज ऑलमोस्ट सिमिलर है। 2000 हम देखें तो 12 के अंदर ये दोनों फंड स्टार्ट हुए थे। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, क्योंकि दोनों ही फंड्स काफ़ी पॉपुलर हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है। इवन दो कोटक का जो हमारे पास एयूएम है, यानी कि कितना फंड ऑलरेडी फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ है, जो कि अपनी ही कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। बट वहीं पे एच का जो एयूएम है वो इससे भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 47,200 करोड़। इतना स्पेक्टाकुलर, इतना ज़्यादा एयूएम हो चुका है। एयूएम ज़्यादा होना काफ़ी लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, स्पेशली इन द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, क्योंकि काफ़ी लोग को लगता है कि अगर एयूएम ज़्यादा है तो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम होता है आपको मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जब फंड मैनेजर इन इतने बड़े हैवी फंड को जब वो परचेज या सेल करेगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसको हो सकता है स्टॉक्स या मिले सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब वो परचेज और सेल करा है। लेकिन लेकिन इन दोनों फंड्स ने हाई एयूएम होने के बाद भी रिटर्न्स इतने बढ़िया दिए हैं। तो कहीं न कहीं आपको मैं ये फैक्टर बताना चाहता हूँ कि हाई एयूएम ही एक रीज़न नहीं है किसी फंड को सिलेक्ट या नहीं सिलेक्ट करने का। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इन दोनों फंड्स के। अगर आप रिटर्न्स आगे चल के देखेंगे कि हाई एयूएम डजंट मीन कि फंड के रिटर्न्स बेकार आ रहे हैं। अगर हम फर्दर देखें, आपके एचडीएफसी मिड कैप फंड ने इवन दो 47,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर स्टॉक्स देखेंगे तो अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी कम है, सिर्फ 63 स्टॉक्स है। और वहीं पे कोटक आपका ऑलमोस्ट 80 स्टॉक्स मैनेज कर रहा है। अगर हम देखें कि कैसे एलोकेशन हुआ है, तो दोनों ही फंड्स ने ऑलमोस्ट 65 टू 66% मिड कैप्स के अंदर रखा है। अगर हम देखें तो आपका एचडीएफसी के अंदर मार्जिनली आपका स्मॉल कैप की एलोकेशन मार्जिनली बेटर है देन योर आपका जो है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स। तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो फंड्स है ऑलमोस्ट सिमिलर एलोकेशन करते हैं अबाउट द मिड कैप्स, large caps and small caps. Marginally आपका small caps is more in the HDFC mid cap category. हम ये देखेंगे कि कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, उससे पहले हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं। तो अगर हम दोनों ही फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स पे देखें, तो यहाँ पे अगर हम सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड सॉर्टिनो एंड रेशो पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एच डी एफ सी मिड कैप का जो आपका फंड है उसने मार्जिनली आपका जो है बेटर स्कोर किया है। इवन दो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, इवन दो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के लोकेशन एच डी एफ सी मिड कैप के अंदर ज़्यादा है, स्टिल इसका अगर आप देखेंगे तो आपका इसमें अल्फा ज़्यादा है। आपके शार्प रेशियो एंड जो आपका सॉर्टिनो रेशियो, जो दोनों ही रेशियो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, वो बेटर आ रही है मार्जिनली ही, लेकिन स्टिल बेटर आ रही है एज कम्पेयर टू द कोटक इमर्जिंग। कोटक भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट स्टिल अगर हम सिर्फ नंबर्स पे जाते हैं तो आपके सारे ही जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे आपका कोटक बेटर स्कोर कर रहा है, लेकिन बाकी सारे जो हमारे पास रेशोज या वैल्यूज है वहाँ पे मार्जिनली आपका एच बेटर स्कोर कर रहा है। तो रिस्क पैरामीटर्स अच्छी तरह मैनेज करने के बाद एच की हम फर्दर और बाकी सब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स के अंदर लोकेशन है। तो यहाँ पे अगर हम हाई टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर आए दोनों ही फंड्स के अंदर, तो आपका कैपिटल गुड्स एंड फाइनेंशियल्स, इन दोनों ही फंड्स ने इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और वहीं पे आपका जो एच के अंदर है उसके अंदर मार्जिनली आपका हेल्थ केयर और आपका मटेरियल्स के अंदर इन्वेस्टेड है कोटक। नाउ अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आ जाते हैं इन दोनों ही कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अगर हम एच के टॉप एलोकेशन देखें यहाँ पे, इवन तो हमारे पास स्टॉक्स बहुत कम है, सिर्फ 63 पर ही एलोकेट्स हैं, एलोकेशन है। तो अगर हम टॉप स्टॉक देखते हैं तो आपका है होटल कैटेगरी का जो स्टॉक है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जो कि एक आपको पता है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर काफ़ी बढ़िया चला है रिसेंटली। तो इसने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 4-4.5% एलोकेट किया हुआ है। देन वी हैव टाटा कम्युनिकेशंस, मैक्स हेल्थ केयर आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से, देन वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वी हैव अपोलो टायर्स, Cholamandalam, one of the finance companies, Sundaram Fasteners, वी हैव इंडियन बैंक, कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज आपको पता है कि काफ़ी बढ़िया मिड कैप कैटेगरी की आईटी कंपनी है। अगर हम कोटक के अंदर आते हैं, कोटक के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द प्लास्टिक, उस कैटेगरी से इंडस्ट्री हमारे पास आते हैं, ऑलमोस्ट 5% एलोकेशन। और सुप्रीम के भी रिटर्न्स हाल ही में काफ़ी सुप्रीम आए हैं। वी हैव शैफलर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वन ऑफ द मिड कैप आईटी कंपनी। वी हैव कमेंस इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, एसकेएफ इंडिया, भारत फॉर्ज, थर्मैक्स,
कजारिया सिरामिक्स। तो ये सारी कंपनीज़ भी रिसेंटली आपको पता है मिड कैप्स के अंदर काफ़ी बढ़िया रैली आई है, जिनसे ये सारे ही जो स्टॉक्स हैं, दोनों ही कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड्स के अंदर टॉप 10 एलोकेशन जिनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर हम देखते हैं रिसेंटली स्टॉक्स कैसे ऐड हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसेंटली लास्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर आपका एचडीएफसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई भी फंड मैनेजर ने रिसेंटली एलोकेशन नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब क्लियरली बताता है कि आपका एचडीएफसी जो है, वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, जो कि है कन्विक्शन यानी कि होल्ड रखने की स्ट्रैटेजी कर रहा है। वो जल्दी-जल्दी मोमेंटम फॉलो नहीं करता है। उसको जिस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर थोड़ा कन्विक्शन होता है, उसको होल्ड करता है और उसमें वो बना रहता है रिटर्न्स की, और तभी उसके पास वो रिटर्न्स आते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें तो कोटक एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपका एलोकेशन चेंज करता है। यहाँ पे आपके कोफॉर्ज एंड जुबिलेंट आर द 2 कंपनीज़ जो कि रिसेंटली ऐड हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग हमारे पास एक रीज़न बन जाता है, या डिफरेंस बन जाता है बिटवीन द एलोकेशन बिटवीन दीज़ 2 फंड्स। फाइनली अगर हम रिटर्न्स पे आएँ तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपके रिसेंटली 1 और 3 ईयर के रिटर्न्स अगर हम देखते हैं, इवन दो वी आर कंसिडरिंग पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, आपके जो ज़्यादा आप बोल सकते हैं ट्रस्टवर्दी रोलिंग रिटर्न्स होते हैं। बट अगर हम स्टिल यहाँ पे हम एवरेज पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स भी देखें तो आपके एचडीएफसी फर्स्ट 1 ईयर एंड 3 ईयर्स के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा हॉराइज़न बढ़ाते हैं, 5 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो मार्जिनली आपके जो बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं कोटक के अंदर। लेकिन अगर हम अभी तक फंड्स की एज यानी कि 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं, मैक्सिमम अभी तक देखते हैं, तो यहाँ पे आपके एचडीएफसी के जो रिटर्न्स आ रहे हैं, काफ़ी बेटर आ रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबली बीट किया है कोटक के अंदर। तो कहने की बात क्या है, इन दोनों फंड्स को एनालाइज करने के बाद कहीं न कहीं येस डेफिनिटली एचडीएफसी के आपका ईयूएम ज़्यादा है, बट नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हुए भी रिस्क को इसने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, तो मेरे को ये वाला फंड काफ़ी बेटर लग रहा है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपने किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हो, चाहे इन दोनों फंड्स के अंदर या किसी और फंड के अंदर, सिर्फ किसी और फंड का अच्छा लगने से ही आपको उसको सिलेक्ट नहीं कर लेना है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने कोई और फंड के अंदर बने रहे हैं, तो आप उसमें बने रह सकते हैं अगर आपको उस फंड के अंदर भी कन्विक्शन है। ये वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। इन केस आपने कोई फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो आप मिड कैप कैटेगरी के अंदर इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टिल आपको कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं नीचे मेंशन करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अंटिल देन, थैंक्स अ लॉट।